हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स के अमेंडमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोफेशनल एथिक्स के फुल वीडियो अमेंडमेंट के साथ हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 वीडियो यूट्यूब पे है और 4 वीडियो हमारे ऑडिट गुरु ऐप के ऊपर है। ये जो 3 वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, आप रवि टावरी चैनल, वी स्मार्ट चैनल, दोनों पे आपको ये अवेलेबल है। उस पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐप से कैसे एक्सेस करना है। सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज ये अवेलेबल है। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ अमेंडमेंट्स पे ध्यान देखने वाले। सिर्फ जो अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट पोर्शन है, उस पर हम लोग ध्यान देने वाले। लेट्स सी। मैंने अमेंडमेंट का सीक्वेंस वैसा ही रखा है जैसा जैसा सीक्वेंस हमारे नोट्स में है। सबसे पहले आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। वहां पे लिस्ट दी हुई है कि भाई ये एक्टिविटी, कोई भी सीए अगर ये एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसको डीम टू बी इन प्रैक्टिस बोल देंगे। वहां पे इंस्टीट्यूट के पास में राइट है, पावर है कि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिस्ट बता सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उस लिस्ट को और थोड़ा बड़ा किया है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आएगा। यस, चार्ट अकाउंटेंट सीए इन प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे सकता है। मतलब क्लाइंट के लिए डेटा मेंटेन करना, वर्ड में, एक्सेल में, ठीक है, टैली में डेटा मेंटेन करना, वो डेटा की मदद से रिटर्न्स प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, फिर उसको उसकी फाइलिंग करना, उसको फाइल करना, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में आ गई है। ठीक है। इससे क्या होगा कि ये सर्विस आप आपके ट्रेडिशनल फॉर्म में भी दे सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बनाकर आप ये सर्विस कंपनी बनाकर भी दे सकते हो। यू कैन गिव दिस सर्विस कंपनी बनाकर भी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ऑफिशियली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में लेकर आ गए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया इंप्लीकेशन कि आप इसको दोनों फॉर्म में दे पाओगे, इंडिविजुअल फॉर्म में या कंपनी फॉर्म में। और बहुत सिंपल सिंपल उन्होंने बातें बोली है। क्लाइंट्स के लिए वर्ड, देखो एक सीक्वेंस में वर्ड डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, इसके बेस पे स्टैट्यूटरी फॉर्म्स भरना, बनाना, उसको समय समय पे फाइल करना, समय समय पे फाइल करना। इनफैक्ट जीएसटी प्रैक्टिशनर ये सारे काम करता है। तो जो काम एक जीएसटी प्रैक्टिशनर करता है, करेक्ट, वो सब कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस में आ गया। अच्छी बात है। हम कंपनी बनाकर भी ये जो जीएसटी मैनेजमेंट का काम है, जीएसटी पूरा डेटा मैनेज करना, डेट्स को ट्रैक करना, रिटर्न्स बनाना, फाइल करना, ये पूरा काम आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी बनाकर भी कर पाएंगे। ICS included what work GST practitioner does. We exclude as we think it is not important. मतलब ICI का जो मटेरियल था, उन्होंने जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या क्या काम करता है वो पूरा डिटेल दिया था। मुझे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा प्रोफेशनल एथिक्स में, इसलिए हम लोगों ने उसको इंक्लूड नहीं किया है। और जो बातें यहाँ पे डिस्कस की बस वही बातें। और अगर कभी कभी गलती से भी क्वेश्चन आ जाए तो जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या काम करेगा यार। ठीक है। इनपुट के रिकॉर्ड्स रखेगा, सेल्स के रिकॉर्ड्स रखेगा, टैक्स के रिकॉर्ड्स रखेगा, ठीक है, फिर वही डेटा मेंटेन करेगा, उस रिटर्न्स बनाएगा और डेट्स को ट्रैक करेगा, उसको फाइल करेगा, वही काम करेगा सब कुछ। उसको फिर से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। कोई वॉल्यूम कम है क्या लाइफ में। ठीक है। फिर इसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आप सबको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एग्जाम देकर, सी कंपनीज एक्ट में एग्जाम देकर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। तो रजिस्टर्ड भी वैल्यूअर बनिए बिल्कुल, और आप शेयर वैल्यूएशन का काम करिए। उसको भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंक्लूड किया है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनकर आप काम करिए, उसको भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में कवर किया। तो 3 एडिशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनकर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम करना। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये आने की वजह से ये काम आप ट्रेडिशनल फॉर्म में भी कर सकते हैं और कंपनी फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है। ये एक इंप्लीकेशन है। मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से। बाकी डिटेल में जाने की बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं कोशिश करूंगा कि फास्ट चीज़ों को कवर करवाया जाए। नाउ सेक्शन 7 पहले से ही था। कोई नई बात नहीं है कि हम डेजिग्नेशन कौन सा यूज कर सकते हैं इसको लेकर। लेकिन इसमें कुछ एडिशंस थे, मैंने पूरा सेक्शन 7 ही इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि पूरा सेक्शन 7 समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे सेक्शन 7 में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज हमने पढ़ना है प्रीफिक्स। आप सबको पता है नाम के पहले जो हम 2 लेटर लगाते हैं सीए, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। नाम के पहले प्रीफिक्स, फिर नाम के नीचे लिखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज कॉल्ड डेजिग्नेशन।
जो हमारा प्रोफेशन बताता है कि भाई हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा मेन काम क्या है, और उसके नीचे उसके नीचे हम और कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं और लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, तो 3 चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले। लेट्स टॉक अबाउट प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स के बारे में, और थोड़ा भी डाउट हो आपके मन में तो मैं लिख ही देता हूं। ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, ये आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा, ये आपका अदर डिस्क्रिप्शन, अदर डिस्क्रिप्शन और लेटर्स हो जाएगा। क्या बोला है प्रीफिक्स के बारे में? व्हाट दे आर सेइंग अबाउट प्रीफिक्स? प्रीफिक्स के बारे में क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात वो लोग बोलते हैं प्रीफिक्स को लेकर। जो बंदा सीए एग्जाम्स पास करके, ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप हासिल कर लेता है, जिसके जो मेंबरशिप हासिल कर ले, तो मेंबरशिप हासिल करने के बाद में, ठीक है, चार्ट अकाउंटेंट ये प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। फिर वो प्रैक्टिस वाला है नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही मेंबरशिप हासिल कर लो, सीए लिख सकते हो, प्रैक्टिस करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज इट। आप क्या डॉक्टर, कुछ लोग पीएचडी करके डॉक्टर भी बन जाते हैं, मतलब सीए भी है डॉक्टर भी है, बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, तो क्या डॉक्टर यूज कर सकते हैं? यस, सीए डॉक्टर, डॉक्टर सीए किसी भी सीक्वेंस में आप यूज कर सकते हैं। खास सीए स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है कि प्लीज सीए कोर्स में एंट्री लेते से ही बच्चे सोशल मीडिया पे सीए खुद का नाम, हैंडल्स, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक पे नाम्स या फिर ईमेल आईडीज सीए नाम अटैच करके अपना हैंडल सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, अलाउड नहीं है। ठीक है, आप पहले पूरे सीए बन जाइए, मेंबरशिप हासिल करिए, तभी आपने इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। डेजिग्नेशन पहले सीए इन प्रैक्टिस के लिए, अगर कोई बंदा इन प्रैक्टिस है तो वो सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन, अगर वो अपने नाम की जो डेजिग्नेशन, नाम की जो लिख रहा है वो सिर्फ एक ही लिख सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकता है। नो एडिशन, नो डिलीशन, नो सब्सटीट्यूशन, नो चेंज, नथिंग नथिंग। ठीक है, कोई भी कोई भी, ये चीज हमने नीचे कवर की है इसलिए इसको यहां पे कट कर दिया है। कुछ भी, कोई भी चेंज किसी तरह का अलाउड नहीं है। रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड प्रोफेशनल, ऐसी कोई हरकत नहीं चलेगी। जो बंदा प्रैक्टिस में नहीं है उसके पास ऑप्शन है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करे, उसके ऑप्शन है। ठीक है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करे, उसके साथ नो एडिशन, नो डिलीशन, नो सब्स्टिट्यूशन, नथिंग, या फिर दूसरा कोई और डेजिग्नेशन यूज करना है करे। आप खुद को फोटोग्राफर बोलना चाहते हो, ठीक है, आप खुद को डिजाइनर बोलना चाहते हो, आप खुद को एंटरप्रेन्योर बोलना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पे खास बात, आप इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट इनकम टैक्स अकाउंटेंट, ऐसा इनकम टैक्स कंसल्टेंट, ऐसे कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। फिर एक बहुत प्यारी सी चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चार्ट अकाउंटेंट सेबी के पास जाकर खुद को मर्चेंट बैंक का रजिस्टर करवा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं कंपनीज को आईपीओ लाने में, एडवाइजर टू इशू बन सकते हैं। तो जब अगर वो ऐसे एडवाइजर टू इशू बनते हैं तो प्रोस्पेक्टस के पहले पेज पे लिखा होता है एडवाइजर टू इशू कौन है, तो सीए का नाम, सीए फर्म का नाम और एडवाइजर टू इशू लिख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में सीए के नाम के नीचे एडवाइजर टू इशू लिखा जा सकता है, उसको वो डेजिग्नेट किया जा सकता है, अलाउ किया हुआ है, अलाउड है। लेकिन ध्यान रखें उसका जो विजिटिंग कार्ड होगा, जो लेटर हेड होगा, उस पर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है डेजिग्नेशन को लेकर भी। अब सबसे इंटरेस्टिंग है अदर डिस्क्रिप्शंस और लेटर्स। डेजिग्नेशन के जो नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं अदर डिस्क्रिप्शंस और लेटर्स। ठीक है, इसको लेकर इसमें क्या बात बोली हुई है, व्हाट दे हैव सेड, बहुत बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोली है अदर डिस्क्रिप्शन और लेटर्स को लेकर। उन्होंने बोला है कि अगर ये अदर डिस्क्रिप्शन और लेटर इज रिलेटेड टू एनी अदर अकाउंटेंसी बॉडी, मतलब कोई जैसे सीए इंस्टीट्यूट एक अकाउंटेंसी बॉडी है, मतलब अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोफेशन को गवर्न करता है। अब अगर डेजिग्नेशन अगर डिस्क्रिप्शन लेटर इज रिलेटेड टू एनी अदर अकाउंटेंसी बॉडी, जब तक सीए इंस्टीट्यूट परमिशन नहीं देता, जब तक सीए इंस्टीट्यूट परमिशन नहीं देता, वो डिस्क्रिप्शन,
वो डिस्क्रिप्शन, लेटर्स इंडिकेटिंग क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ सच अदर अकाउंटिंग बॉडीज नहीं लिख सकते। वापस आपको बता दूं, डेजिग्नेशन के नीचे जो आता है उसको अदर डिस्क्रिप्शंस और लेटर्स बोलते हैं। अगर ये अदर डिस्क्रिप्शंस और लेटर्स दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी बॉडी मतलब सिंपल टर्म्स पे, ठीक है, आपके अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंट कॉस्टिंग फाइनेंस अगर ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, इससे अगर रिलेटेड है, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली कॉमर्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन या उसकी मेंबरशिप के बारे में कुछ भी लिख सकते, इफ इट इज अलाउड बाय इंस्टीट्यूट अलाउ करता है। तो अगर कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी है, अकाउंटेंसी बॉडी नहीं है, कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी है, तो उसके क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने अपना दबदबा बना के रखा है, दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी के क्वालिफिकेशन लिखने हैं, दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी के मेंबरशिप के बारे में लिखना है अगर आपको, तो आपको सीए इंस्टीट्यूट की परमिशन लगेगी। अब उन्होंने क्या अलाउ किया है, सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ने बोला कि अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट का भी मेंबर है, बिल्कुल उसके बारे में लिख सकता है, लेकिन खुद को कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लिखेगा। वो एसीएमए, एफसीएमए लिख सकता है, अलाउ किया है, ठीक है। तो सीएमए में अलाउ किया है, दे हैव अलाउड इन सीएमए। देखिए जितनी बातें दी हुई है इसी से रिलेटेड केसेस आएंगे, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स है ही ऐसा, जिस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं उनके ही बारे में आजू बाजू जाकर वो लोग पूछेंगे, और अगर इसके अलावा कुछ आता है तो इसी के बेसिस पे हमको आंसर देना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ में एमओयूज और एमआरएस, म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट साइन करता है, कनाडा के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। वहां के मेंबर यहाँ पे आके कुछ एग्जाम दीजिए, मेंबर बनेंगे, हम लोग वहां जाकर कुछ एग्जाम देंगे तो मेंबर बनेंगे, एंड सो ऑन। म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स और एमओयूज है, ठीक है। तो जिन जिन के साथ में एमओयूज और एमआरएस है उनकी मेंबरशिप डिटेल्स और उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट का एकदम सीधा हिसाब है, हमने जिनके लिए परमिशन दी है, हमसे फ्रेंडली जो इंस्टीट्यूट्स है उनके बारे में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर ड्यूअल सीओपी इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है कि इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया ड्यूअल सीओपी, ठीक है, एडवोकेट्स के साथ, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट, ड्यूअल सीओपी रखो। लेकिन सामने वाले लोगों ने अलाउ नहीं किया है, तो ड्यूअल मेंबरशिप आज के केस में प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इंस्टीट्यूट ने चार्ट अकाउंटेंट्स का स्कोप और बढ़े, इसने ड्यूअल सीओपी अपनी तरफ से अलाउ किया कि भाई तू सीए की मेंबरशिप भी, सीओपी भी रख, और तू साथ में लॉयर भी बन, एडवोकेट बनकर भी तू कमा, ठीक है। लेकिन बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है। अगर किसी दिन अलाउ भी कर दिया तो दोनों डेजिग्नेशन साथ में यूज नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट यूज चार्ट अकाउंटेंट एंड एडवोकेट टुगेदर। जब आप सीए के ऑफिस में बैठे हो तो सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट यूज करो, जब आप एडवोकेट का काम करते हो तो सिर्फ आपके विजिटिंग के मतलब दो सेट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, विजिटिंग कार्ड के और लेटर हेड के। जहां पे आप एज ए सीए काम कर रहे हो सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट लिखो, जहां पे आप एज ए एडवोकेट काम करो सिर्फ एडवोकेट लिखो। तो इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि कभी अगर दोनों इंस्टीट्यूट ने ड्यूअल सीओपी अलाउ भी कर दी तो ध्यान रखना दो डेजिग्नेशन साथ में यूज ना करें। अब सबसे इंटरेस्टिंग, साफ साफ लिखा है, सीपीए एक अकाउंटेंसी बॉडी है और इंस्टीट्यूट ने कोई परमिशन नहीं दी है। इंस्टीट्यूट हैज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ परमिशन, किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं दिया हुआ है। तो सीपीए की मेंबर, अगर आप सीपीए के मेंबर भी होंगे तो नहीं लिख सकते। मैं अदर डिस्क्रिप्शन और लेटर्स में सबसे पहले अगर आपको किसी अकाउंटेंसी बॉडी के क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप की बात करनी है तो उसके बारे में हमने बोला सीपीए में अलाउड, सीपीए को परमिशन नहीं दी है क्योंकि इसका मिसयूज होता है। कोई बड़ा चार्ट अकाउंटेंट है, उसने सीपीए लिख दिया तो सीपीए इंस्टीट्यूट बोलती है देखो हमारे क्वालिफिकेशन की वजह से ये हुआ, मिसयूज होता है। सीएफए, कोर्ट में गया था कि सीएफए को भी एक अकाउंटेंसी बॉडी माना गया, सीएफए को भी एक अकाउंटेंसी बॉडी माना गया और बोला गया, सीए एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जब तक सीए इंस्टीट्यूट परमिशन नहीं देता उसकी मेंबरशिप के बारे में भी नहीं लिख सकते। और आपका जो डेजिग्नेशन है, आप प्रोफेशनल खुद की बढ़ाई का मतलब आप इसमें आप आपके क्वालिफिकेशन बताइए चलता है, लेकिन खुद बहुत, ठीक है, इसको आप बहुत ज्यादा आपके अटेनमेंट्स आप इसमें नहीं लिख सकते। आप डायरेक्ट, ठीक है, आप चार्ट अकाउंटेंट दैट इज गुड इनफ, वो बड़ा है अपने आप में,
आपको इसको और बड़ा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोबर रहो। मैं डायरेक्टर हूं इस कंपनी का, मैं पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल का मेंबर हूं, ये सब लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड। तो डायरेक्टरशिप, मेंबरशिप, पॉलिटिकल पार्टी, क्लब्स, ये सब अलाउ नहीं किया है। तो ध्यान रखिए, अकाउंटेंसी बॉडीज से रिलेटेड क्वालिफिकेशन मेंबरशिप लिखना है, लिख सकते हो ओनली इफ इट इज अलाउड बाय द इंस्टीट्यूट। अब अगर अदर देन अकाउंटेंसी बॉडीज है, जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं है, वो बिंदास लिखो। आप एलएलबी लिखो, बीकॉम लिखो, एमबीए लिखो, बिंदास लिखो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट अकाउंटेंट लिखने के बाद नीचे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिख सकते हो। रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप लिख सकते हो। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऐसा लिखना अलाउड है, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बिल्कुल आप लिख सकते हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सीए फर्म के नाम के नीचे चार्ट अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट्स एस, क्योंकि फर्म है, ज्यादा चार्ट अकाउंटेंट्स है, वो बिल्कुल लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल सिंपल है। पहला था आपके मेंबर्स डीम टू इन प्रैक्टिस के अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिस्ट को बढ़ाया गया। फिर बाद में प्रीफिक्स, आपका डेजिग्नेशन और अदर डिस्क्रिप्शंस और लेटर्स के बारे में बोला गया। फिर आपके फर्स्ट शेड्यूल में क्लॉज 4 है, फर्स्ट शेड्यूल में क्लॉज 4 है, उसमें हम लोग पढ़ते, अगर आपको याद है, हम अलग अलग लोगों के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं। इनफैक्ट एक लिस्ट दी हुई है, वी कैन डू पार्टनरशिप सी, ठीक है। अब सी इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बॉडीज है उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, जिनके पास क्वालिफिकेशंस है वो, एंड सो ऑन। ऐसी पूरी लिस्ट है, उसमें हम जान नहीं चाहते। वहां वो लिस्ट के अंदर सीएस इंस्टीट्यूट के मेंबर, सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर, बार काउंसिल के मेंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के मेंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर के मेंबर के साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हो, ऐसा बोला गया। ऐसा है, सीए इंस्टीट्यूट ने तो बोल दिया, लॉ ने तो बोल दिया कि आप पार्टनरशिप कर सकते हो, उनके इंस्टीट्यूट ने भी तो अलाउ करना चाहिए। सीएस इंस्टीट्यूट ने अलाउ करना चाहिए, सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ने अलाउ करना चाहिए, आर्किटेक्ट ने अलाउ करना चाहिए, एक्चुअली ने अलाउ करना चाहिए, इसके लिए डिटेल्स आनी चाहिए। ऐसे नहीं अभी तक हुआ है, सामने वालों ने अलाउ नहीं किया है, और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसको लेकर कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की है। तो सीए एक्ट में तो है, लेकिन प्रैक्टिकली में नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा कि सीए एक्ट में तो बोला है ये लोगों के साथ में पार्टनरशिप करो, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लोग साथ में आके काम करना, अभी तक ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। ये जितनी बातें हम लोग देख रहे हैं, ये सब हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ आपका क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 6 में आपको एक एक्सेप्शन है, आपको पता है। हम लोग, मैं तो बोलूंगा क्लॉज नंबर 6 और 7 हमने जो बच्चों को वीडियोस अवेलेबल करवाए हैं, क्लॉज 6 और 7 तो आपने वो देखना ही देखना चाहिए, दिल खुश हो जाएगा। और बहुत अच्छे से उसमें कवर किया हम लोगों ने चीजों को। नाउ क्लॉज नंबर 6, ठीक है। तो अब क्लॉज नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे आपको पता है एक्सेप्शंस है। हम लोग दूसरे सीए इन प्रैक्टिस के पास जा सकते हैं, हम टेंडर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट को लेकर उन्होंने बात बोली है, डिपॉजिट को लेकर उन्होंने बात बोली है कि कभी कभी चार्ट अकाउंटेंट से डिपॉजिट के पैसे लिए जाते, डिपॉजिट के पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ने बोला है, इसमें हम लोग पढ़ चुके, मतलब लेक्चर में हमने बताया भी है, कि अगर टेंडर एक्सक्लूसिव सीए वाले एरिया का है, मतलब कंपनी ऑडिट का है टेंडर, कंपनी ऑडिट का टेंडर है, इनकम टैक्स ऑडिट का टेंडर है, जहां पे हमारी मोनोपोली है, सिर्फ हम ही हम है, वहां पे मिनिमम फीस होनी चाहिए और कोई डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज है, मतलब दूसरे बाकी एरियाज सिर्फ अकाउंटिंग का काम है, फिजिकल रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने का काम है, कोई भी दूसरा काम है, तो वहां पर क्या डिपॉजिट्स चलेंगे? यस, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अलग अलग चीजों में टेंडर के अंदर सामने वाली पार्टीज डिपॉजिट्स मांगती है, ताकि सिर्फ सीरियस लोग अप्लाई करें, सिर्फ सीरियस लोग अप्लाई करें। तो छोटे मोटे रीजनेबल अमाउंट के डिपॉजिट्स होंगे तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर कहीं पर भी ऐसा दिखे कि अनरीजनेबल अमाउंट के डिपॉजिट है, सीए इंस्टीट्यूट को आप कंप्लेन करिए, सीए इंस्टीट्यूट ऐसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक्शन लेगा, ऐसी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स को बंद करवाएगा। और जब आप टेंडर भरते हो, तो आपको बताना पड़ता है कितने में आप काम करोगे, तो डिटेल कॉस्ट शीट मेंटेन करना पड़ेगा आपको कि भाई अगर आपने बोला कि 5 लाख में काम करोगे तो 5 लाख का अमाउंट कैसे आया,
कि भाई कितने कितने घंटे काम करना होगा, कितने लोग लगेंगे, पर आवर कितना कॉस्ट है, डिटेल्ड पूरा रहने का ट्रैवल करने का खर्चा पूरा होगा, वो पूरी कॉस्ट शीट मेंटेन करना है। कुछ चार्ट अकाउंटेंट्स काम के लिए बिना सोचे समझे कुछ भी कोटेशन लगाते थे। ये अच्छी बात नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला टेंडर भरते वक्त रीजनेबल लेवल ऑफ डिपॉजिट चलेगा, और टेंडर जब भरते हो तो कॉस्ट शीट मेंटेन करिए, सीए इंस्टीट्यूट उसको आकर चेक कर सकता है। फिर क्लैरिफिकेशंस में, रिसेंट चेंज में हम लोग ये पढ़ते हैं, क्लॉज 6 के क्लैरिफिकेशंस पढ़ते हैं, बड़े प्यारे तरीके से क्लैरिफिकेशंस पढ़ते हैं हम लोग। उसमें एक बात हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हम लोग जब अगर अगर पार्टनरशिप फॉर्म का कोई नाम चेंज हो, एड्रेस चेंज हो, ठीक है, तो हम न्यूज़पेपर ऐड बिल्कुल दे सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन गिव। हम लोग इंस्टीट्यूट के जर्नल में काम चाहिए तो उसका भी ऐड दे सकते हैं, और काम देना है तो उसका भी ऐड दे सकते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल का नाम आना चाहिए, फर्म का नाम नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके सीए फर्म में कोई चेंजेस हुए हैं, पार्टनरशिप में चेंज है, नाम में चेंज है, एड्रेस में चेंज है, वो ऐड, और सीए इंस्टीट्यूट के जर्नल में भी आप काम देने के लिए, लेने के लिए ऐड। उसमें खास बात क्या हुई, आप अकाउंटेंट का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ में उसका सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर कोई आईडी है, एड्रेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट अलाउ किया है। भाई तेरे को ट्विटर हैंडल, इंस्टा हैंडल, फेसबुक, ये किसी का भी अगर तेरे को हैंडल देना है तो अलाउ किया है। तो सोशल नेटवर्किंग, ये नाम पहली बार मॉड्यूल में एंटर हुआ और वहां पे उन्हें अलाउ किया, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे लगा इस पर हमने ध्यान देना चाहिए। फिर क्या एक चार्ट अकाउंटेंट किताबें लिख सकता है? ऑफकोर्स। आर्टिकल लिख सकता है? ऑफकोर्स लिख सकता है। उस पर उसका नाम आ सकता है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है, और ये सबसे सबसे प्यारा अमेंडमेंट है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, फर्म का नाम लिखना अलाउ किया है। बुक्स और आर्टिकल के साथ में आप फर्म का नाम लिख सकते हो, खुद का नाम भी लिखो, आप किस फर्म में पार्टनर हो वो भी लिखो, लेकिन प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट मत करना। डोंट हाईलाइट प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। आप बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हो, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, वेल नोन हो, बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं आपके, ऐसी बातें नहीं चलेगी। दीज थिंग्स विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। लेकिन फर्म का नाम अलाउ करना, इससे चेंज हो गई चीजें। ये इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में थ्योरी चेंज हुई है, लेकिन जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने इलस्ट्रेशन भी चेंज करना चाहिए था, दे हैव नॉट डन इट, सो बी केयरफुल। कोई भी डाउट है, auditguru.in पे डिस्कशन पॉइंट एरिया है, वहां पे आपके डाउट्स पोस्ट करिए, हम रेगुलर बेसिस पे वहां पे जवाब देते रहते हैं। देन वेबसाइट के अंदर भी, जैसे वेबसाइट में भी जब हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं तो सोशल नेटवर्किंग साइट के एड्रेस बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी ऐसा मत बोलना प्लीज फॉलो अस ऑन ट्विटर, प्लीज क्लिक इसको फॉलो, हमको यहां फॉलो करो, वहां फॉलो नहीं। ये हमारा फेसबुक, ये हमारा यूट्यूब, ये हमारा ट्विटर, ये हमारा इंस्टाग्राम, ये आईडीज है, दैट्स इट, इतना ही आपको बताना है। क्लॉज 6 में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई है। अगेन दीज टू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सरशिप को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हुआ है। क्या बोलते हैं, एक सीए फर्म कोई भी इवेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। मेंबर इन प्रैक्टिस फर्म इज नॉट परमिटेड टू स्पॉन्सर एनी इवेंट। फिर एक एक्सेप्शन देते हैं, अगर इंस्टीट्यूट का पीओयू, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, अगर कोई प्रोग्राम कंडक्ट करता है तो उसको स्पॉन्सर कर सकते हो, प्रोवाइडेड प्रायर अप्रूवल हो सीपीई डायरेक्टरेट, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हो। सीपीई के प्रोग्राम्स आप स्पॉन्सर कर सकते हो। जीएसटी पे होते हैं प्रोग्राम्स, जो नए नए रिसेंट चेंजेस उस पर प्रोग्राम होते हैं, उसको स्पॉन्सर करना अलाउ किया है। तो कोई इवेंट आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। कल एक सीए फर्म आएगा, बोलेगा आईपीएल मैंने स्पॉन्सर कर दिया, नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। नो सच स्पॉन्सरशिप इज अलाउड। सिर्फ इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट अगर कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहा है तो प्रायर परमिशन लो सीपी डायरेक्टरेट से, उसको कर सकते हो। और अगर कोई सीएसआर एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो चलेगा, लेकिन फर्म नेम और सीए लोगो नॉट परमिटेड। सीए लोगो भी परमिटेड नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स सीए चलेगा। सीए लोगो भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रीफिक्स सीए, एकदम सटल, सिर्फ आप सीए इतना बोल दो, ना सीए का लोगो ना फर्म नेम। तो स्पॉन्सरिंग मुझे लगता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये चेंज। एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बहुत सारे चार्ट अकाउंट एजुकेशनल वीडियोस अलग अलग, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, लॉ, इन सब के बारे में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल बनाइए। कहीं पर भी फर्म, ठीक है, फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
नो रेफरेंस शुड बी मेड, फर्म का नाम नहीं आना चाहिए। देखिए फर्म के नाम के साथ में बहुत परहेज है। इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, फर्म का नाम अलाउड नहीं होता इन जनरल। आपने इसलिए क्या करना चाहिए, सिर्फ उन चीजों को याद रखना चाहिए जहां पे फर्म का नाम अलाउड है। जैसे बुक्स, फर्म का नाम अलाउड है। एजुकेशन वीडियोस में कोई फर्म का नाम अलाउड नहीं है, उनके कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट एड्रेस भी नहीं। लोग होशियारी करते थे, फर्म का नाम नहीं लिखते लेकिन वेबसाइट का नाम लिख रहे हैं, ईमेल आईडी लिख रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं किया। ये हमारे नोट्स में पहले से कवर था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पहली बार अपने मॉड्यूल में लिया, तो मैंने बोला मैं भी वो कर लूँ। जो बहुत सीनियर फर्म्स है, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 100 साल हो गए, सैनिटरी सेलिब्रेशन, इसका सिर्फ एक न्यूज़पेपर ऐड आप बिल्कुल दे सकते हो। इसका इवेंट अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो न्यूज़पेपर ऐड, पब्लिश न्यूज़पेपर या न्यूज़ लेटर में इसका ऐड दीजिए, एब्सोल्युटली फाइन, अलाउ किया है। फिर टीचर्स के साथ में थोड़ा पंगा है इंस्टीट्यूट का, यह भी हमारे नोट्स में बहुत पहले से है, इंस्टीट्यूट ने पहली बार यहाँ पे लिया तो मैंने भी इंक्लूड कर लिया। टीचर्स को बोला है कि जो चार्ट अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं उनका नाम, ये काफ़ी समय से है और ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता इसलिए फॉलो भी नहीं रहा, उनका नाम, चार्ट अकाउंटेंट्स बहुत सारे कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी चार्ट अकाउंटेंट्स का नाम नहीं आना चाहिए, किसी भी पैम्पलेट पे, किसी भी होर्डिंग पे, किसी भी एडवर्टीजमेंट मटेरियल पे चार्ट अकाउंटेंट का नाम ही नहीं आना चाहिए। उनका एसोसिएशन है, उनके साथ ये आना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो कोचिंग क्लास है उसके बाहर एक बोर्ड लगना चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखो, कौन सी ये पढ़ा रहा वो भी मत लिखो। मुझे बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि बच्चे कौन पढ़ा रहा है उससे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हु इज़ गोइंग टू टीच, तो है लेकिन ऐसा। और आप बोल सकते हो कि बहुत सारे प्रोफेसर्स इनफैक्ट सभी प्रोफेसर्स यहाँ पे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबका नाम डिस्प्ले किया जाता है। तो क्लॉज नंबर 6 के अंदर बड़े प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस थे। अगर मैं क्लॉज 7 की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट क्लॉज नंबर 7, ठीक है, प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स, आपको पता है इंस्टीट्यूट का गरुड़ा साइन होता है, मोनोग्राम बोलते हैं। इंस्टीट्यूट के आप ब्रांचेस में, हेड ऑफिस में जाएंगे तो गरुड़ा साइन होता है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वहां पे वो गरुड़ा साइन होता है। वो गरुड़ा साइन, ठीक है, वो गरुड़ा साइन या उसके अंदर की चीजें चार्ट अकाउंटेंट्स यूज नहीं कर सकते। सीए चार्ट अकाउंटेंट्स दे सीए इन प्रैक्टिस दे कैन नॉट यूज इट, वो सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट यूज कर सकते हैं। और देयर शैल बी नो एग्जैगरेटेड क्लेम्स फॉर सर्विसेज ऑफर्ड बाय मेंबर और फर्म, ठीक है। ये तो हम, ये इन जनरल है, ये जनरल चीज है, ये बिल्कुल जनरल पॉइंट है। हम लोग हमारे प्रैक्टिस को लेकर एग्जैगरेटेड क्लेम्स, इतने सालों से ऐसी प्रैक्टिस है, इतने क्लाइंट्स ऐसे, प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड पे, डॉक्यूमेंट्स पे, ऑफिशियल चीज़ों पे आप कहीं पर भी ऐसे हाईलाइट नहीं कर सकते। कोई आपसे बातचीत कर रहा है तो आपको जानकारी दे रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। क्लॉज नंबर 8, क्लॉज नंबर 8 आप जानते हैं फर्स्ट शेड्यूल का हमारा शॉर्टकट भी दिया हुआ है, 5 मिनट में याद हो जाएंगे सारे क्लॉजेस, जरूर देखिएगा वो शॉर्टकट भी। क्लॉज नंबर 8 इज रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत प्यारा चेंज है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर ये चेंजेस है। पहले सिर्फ 2 अलाउड थे, आप फिजिकल डिलीवरी करिए, हैंड डिलीवरी, उस पर एक्नॉलेजमेंट आप ले लीजिए कि भाई डिलीवरी हो चुकी है, स्टैंप ले लीजिए, या फिर आरपीडी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पेशल सर्विस से पोस्ट की आपका लेटर जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट बोलते हैं, पूरा रिकॉर्ड के साथ जाएगा, उसके ऊपर एक छोटा सा पोस्ट कार्ड रहेगा, उसके ऊपर सामने वाले की सिग्नेचर होगी और पोस्ट कार्ड आपके पास में एज ए प्रूफ वापस आ जाएगा। अब इन्होंने साथ में और क्या अलाउ किया है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये तो पहले भी था, हैंड डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट स्टैंप ले लो। अब इन्होंने अलाउ किया है ईमेल, ईमेल अलाउ किया है, दिस इज अ न्यू थिंग। ईमेल से भी आप पूरा प्रीवियस ऑर्डर के से कम्युनिकेशन कर सकते हो, दैट्स न्यू थिंग, ठीक है। जो भी उसका ऑफिशियल लास्ट नॉन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट वहां पे। और यूडिन, आपको पता है कि अब अगर आपको रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट साइन करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना होता है। यूडिन का एक पूरा पोर्टल है, पूरा सिस्टम है, और उसमें ये फीचर आने वाला है कि यूडिन पोर्टल से भी आप प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन कर सकते हो। अभी शुरुआत नहीं हुई है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले 2 मीडियम अलाउड थे, अब इन्होंने 2 और ऐड कर दिए। दे हैव एडेड 2 मोर, एक ईमेल के थ्रू और एक यूडिन के थ्रू, लेकिन यूडिन वाला अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। अगर हमने लेटर भेजा सामने वाले को कम्युनिकेशन और हमको वापस रिप्लाई आता है कि प्रीमाइसेस ऑफिस फाउंड लॉक्ड, तो
डीम कर लिया जाएगा, अज्यूम कर लिया जाएगा कि सामने वाले को डिलीवर कर दिया था, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। वी आर नॉट एट फॉल्ट। हमने कम्युनिकेशन कर दिया था सामने वाले को और वहां से मिल गया कि ऑफिस फाउंड लॉक्ड, इट विल बी डीम्ड। देखिए यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, डीम्ड हैव बीन डिलीवर्ड टू द रिटायरिंग ऑडिटर। जो इंस्टीट्यूट के साथ में पुराने ऑडिटर का रजिस्टर्ड एड्रेस है, अगर उस पर हम लोग भेजते हैं और वहां से आता है एड्रेस नॉट फाउंड, एड्रेस नॉट फाउंड आता है, ठीक है, वापस डीम टू बी डिलीवर्ड आ जाएगा, अनलेस द रिटायरिंग ऑडिटर प्रूव्स दैट इट वाज नॉट रियली सर्व्ड एंड दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सर्विस। डीम टू बी सर्व्ड, अगले पुराना बंदा बोलता है नहीं मेरी गलती नहीं है, पोस्ट वाले की गलती, अगर वो प्रूव करता है तो फिर वो डीमिंग फिक्शन नहीं लगाएंगे। तो अगर प्रीमाइसेस फाउंड लॉक्ड या फिर एड्रेस नॉट फाउंड, डीम टू बी डिलीवर्ड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज इन द फेवर ऑफ इनकमिंग ऑडिटर, इनकमिंग ऑडिटर के फेवर में। ऐसा अगर आप याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया। फिर आपका क्लॉज नंबर 9 है, ठीक है। क्लॉज नंबर 9 इज रिगार्डिंग, आप लोगों को याद होगा कि कंपनी ऑडिट में लगता है प्रीवियस ऑडिटर का रिमूवल बराबर है ना और हमारा अपॉइंटमेंट बराबर है ना, प्रीवियस ऑडिटर का रिमूवल और हमारा अपॉइंटमेंट बराबर है ना, ये हमको देखना पड़ता है। इसमें और खास बात है, एक छोटी सी गाइडलाइंस है कि भाई जो पुराना ऑडिटर है उसके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उस इनजस्टिस को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि अगर पुराने बंदे ने रिजाइन किया है, पुराने बंदे ने अगर रिजाइन किया है तो फिर रिजाइन किया है या फिर डज नॉट ऑफर हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट, अगर ऐसी चीज है, इफ दीज आर द थिंग, तो ऐसे केस में ठीक है, ही शुड कीप पीपल इन्फॉर्म्ड। अगर ऐसे केस में ही शैल सेंड अ कम्युनिकेशन राइटिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, रीजन देना पड़ेगा, मैंने क्यों, ये कंपनीज एक्ट में भी लिखा है रेजिग्नेशन को लेकर, अगर रिजाइन करे तो रीजन देना पड़ेगा, मैंने क्यों रिजाइन किया, क्या ऐसा क्या हुआ कि मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाहता, ऐसा क्या हुआ कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजना है, ठीक है, उसके प्रोफेशनल रीजन होंगे तो ही। और फिर इसकी एक कॉपी आपको भेजना है, कॉपी विल बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट, भेजना चाहिए। और जो इनकमिंग ऑडिटर है उसके लिए ऑब्लिगेटरी है, इट इज ऑब्लिगेटरी कि भाई साहब आपको ये पढ़ना है, एक्सेप्ट पहले इसको मांगना है, पढ़ना है, एक्सेप्ट करने से पहले आपको हमेशा देखना पड़ता है पुराने बंदे का रिमूवल और आपका अपॉइंटमेंट बराबर है ना, ये भी कंपलसरी है। एक्सेप्ट करने से पहले बंदे ने क्यों छोड़ के गया, क्यों खुद को ऑफर नहीं किया, वो प्रोफेशनल रीजंस पढ़ने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। अगर पहले तो खुद होके छोड़ दिया, अगर वो अपॉइंट खुद को करवाना चाहता था लेकिन उसको अपॉइंट नहीं किया, तो आपको पता है ऐसे केस में जब रिटायरिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट नहीं करते हो तो उसको अपने मन की बात बोलने का मौका मिलता है रिप्रेजेंटेशन लेटर देकर, के जो पूरे शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट होता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन लेटर पहले ऑब्टेन करना चाहिए इनकमिंग ऑडिटर ने, उसको पढ़ना चाहिए, फिर ही एक्सेप्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर अपने मर्जी से जा रहा है तो उसका कम्युनिकेशन बताता है वो ले लो, अगर निकाला जा रहा है तो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो देता है, वो पढ़ लो, ठीक है। उसकी एक कॉपी यहां पर भी इंस्टीट्यूट के पास जाती है। बस बहुत सिंपल बात बोली हुई है, दोनों सिनेरियो में खुद होके छोड़ के जा रहे हो, रिजाइन करो छोड़ के जा रहे हो, या वो सामने वाले आपको अपॉइंट नहीं करे, दोनों ही केस में जो उसके आखिरी कम्युनिकेशंस होते हैं वो इन कंपनी को भी जाते हैं, इंस्टीट्यूट को भी जाते हैं, और इनकमिंग ऑडिटर ने उसको रीड करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट की कमिटी को ऐसा लगता है कि पुराने बंदे के कम्युनिकेशन पढ़कर गलत हुआ है तो वो इंस्ट्रक्शन देंगे इनकमिंग ऑडिटर को, तू एक्सेप्ट मत कर, पुराने बंदे के साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो फिर इनकमिंग ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब भी ये चीजें होती हैं तो कम्युनिकेशंस जो लेटर बनते हैं उसको इनकमिंग ऑडिटर को रीड करना चाहिए। क्लॉज नंबर 10 परसेंटेज बेसिस पे, तो रेगुलेशन 192 है वेयर बाय मेंबर कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज बेसिस। वहां पे ऐसा बोला है रेगुलेशन 192 में कि इंस्टीट्यूट चाहे तो सर्विसेज की लिस्ट दे सकता है जहां पे वो अलाउ करे, तो उन्होंने दिया है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो तो परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। पहले भी बोला था अगर आप लिक्विडेशन का काम करते हो तो उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन में परसेंटेज अलाउड है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स। देखिए सीए फर्म के दो तरह क्लाइंट्स होंगे, एक को वो ऑडिट सर्विसेज देते हैं उनको ऑडिट क्लाइंट्स बोलेंगे, दूसरे को नॉन ऑडिट क्लाइंट्स बोल रहे हैं। तो अगर नॉन ऑडिट क्लाइंट है
ठीक है। तो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, अश्योरेंस मतलब क्या हुआ? ऑडिट रिव्यू सर्टिफिकेशन, ये अश्योरेंस सर्विसेज है। तो अगर आपके नॉन, बहुत बड़ा डोमेन आ जाएगा, बहुत बड़ा डोमेन, ठीक है। तो सीए फर्म्स के अगर, अब ये इसका क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आता हम और क्लैरिटी नहीं होगी। तो सीए फर्म में जो नॉन ऑडिट क्लाइंट है, जिनका ऑडिट नहीं करते और उनको अश्योरेंस के अलावा, मतलब ऑडिट रिव्यू सर्टिफिकेशन के अलावा कोई और सर्विस दे रहे हैं, उसमें परसेंटेज चार्ज करना अलाउड है, ठीक है। परसेंटेज चार्ज करना अलाउड है, ये एक जनरल चीज है। अगर स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में लिखा हुआ है वो यहां पे कवर नहीं होगी सर। मतलब जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस के बारे में लिखा हुआ है, डेट रिकवरी सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे कौन सी, ये बहुत जनरल क्लॉज है, यहां पे कौन सी चीजें आएगी जो कहीं पर भी कवर्ड नहीं है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसी चीजें जो किसी और क्लॉज में कवर्ड, क्लॉज नंबर 10 के अंदर एक लिस्ट है। हम लोग अक्षय कुमार की कहानी बोलते हैं, 1-2 मिनट में पूरी पूरी सारी बातें याद हो जाती है। मैंने बोला आपको लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, उसको देखिए, बड़ा मजा आएगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्पेसिफिकली कुछ चीजों के लिए बोला है तो वो लगेगा। उसके अलावा जो जनरल बातें हैं, जनरल बात, इसके अलावा अगर कोई सर्विस होती है तो उसमें नॉन ऑडिट क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विसेज में, अश्योरेंस सर्विस में आप परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं। हम सबको पता है, परमिशन लेकर, अगर फैमिली बिजनेस को लेकर क्लैरिफिकेशन है कि अगर क्या फैमिली बिजनेस सीए के नाम पे हो सकता है? फैमिली प्रोप्राइटर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, एचयूएफ, क्या वो एचयूएफ का कर्ता हो सकता है? ठीक है। फैमिली बिजनेस सीए के प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंट के पर्सनल नाम पे या पार्टनरशिप के इसमें एचयूएफ में हो सकता है, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरे नाम पर आया बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, मेरे नाम पे डिवॉल्व हुआ, बड़े बुजुर्ग चल बसे या बंटवारा हुआ, उस वजह से मेरे नाम पर आया। और ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अगर वो ये प्रूव करता है और सी इंस्टीट्यूट से परमिशन लेता है तो उसके नाम पे बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। बिजनेस कैन कंटिन्यू इन हिज नेम, मेंबर इन प्रैक्टिस के नाम पे, ठीक है, आ सकता है बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ के कर्ता, मेंबर। प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे ऊपर डिवॉल्व हुआ है, अपने आप आया, मैंने कुछ नहीं किया, इनहेरिटेंस में मुझे मिला है और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। और इसको लेकर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन वाली बात थोड़ी सी नहीं है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिसेंट्रलाइज जो ब्रांच ऑफिस है उसके अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्लॉज नंबर 4 है, जहां पे सीए का, पार्टनर का या रिलेटिव का 20% और मोर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वहां पर ओपिनियन नहीं देना, ऑडिट नहीं करना। बेसिकली जहां पर भी क्लोज रिलेशनशिप्स है वहां पे ओपिनियन ना दे, ऑडिट ना दे, इंडिपेंडेंस का इशू आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इन्होंने बोला है कि ये जो ओपिनियन नहीं देने की बारी सभी तरह के ऑडिट्स को लगेगा, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, कॉन्कर्ड ऑडिट्स, ठीक है, ऑडिट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सभी तरह के ऑडिट्स को लगेगा। हमारे नोट्स में पहले से था। इनफैक्ट सर्टिफिकेशंस को भी लगेगा। सर्टिफिकेट, जहां पर क्लोज रिलेशनशिप है वहां पे सर्टिफिकेट भी मत दो, ठीक है। तो जहां पे सीए फर्म या रिलेटिव का 20% और मोर है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दुनिया भर के ऑडिट्स मत करो, दुनिया भर के आपको ऑडिट्स नहीं करने हैं, करेक्ट, दुनिया भर के आपको सर्टिफिकेशन के काम नहीं करने, जहां पर भी क्लोज रिलेशन निकला। उन्होंने बोला है कंसल्टेंसी में कोशिश करनी चाहिए, रिकमेंडेटरी है, रिकमेंडेटरी है कि वहां जहां क्लोज है वहां पे रिकमेंड भी मत करो। अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी नो लेस इंडिपेंडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एज टैक्स कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर than an auditor. In fact, it is necessary that he should bear the same degree of integrity and independence in all sphere. Unless this is done, the accountant would not be, ठीक है। देखिए ये मॉड्यूल में उन्होंने, जो ऑथर थे, उन्होंने अपने भावनाएं व्यक्त की है। ऐसा कोई लॉ अभी तक नहीं है जो बोले कि एडवाइजरी सर्विस आप नहीं दे पाएंगे, तो मैं उसको रिकमेंडेटरी बोल रहा हूं। जब तक इंस्टीट्यूट कुछ क्लैरिफाई नहीं करता मैं उसको रिकमेंडेटरी बोलूंगा। इट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करते हैं चार्ट अकाउंटेंट्स ये चीजें। पहले एक्सपेक्टेड बोलते हैं, फिर नेसेसरी बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए। बाकी दो तो मैंडेटरी है, दो तो मैंडेटरी है, तीसरा रिकमेंडेटरी है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को लेकर क्लैरिफिकेशन है। भाई जहां पे आप खुद प्रोप्राइटर हो आप कैसे ऑडिट करोगे? आप खुद पार्टनर हो आप कैसे ऑडिट करोगे? जहां पे खुद प्रोप्राइटर हो ऑडिट कैसे करोगे? जहां पे खुद पार्टनर हो ऑडिट कैसे करोगे? नॉट अलाउड।
ठीक है, वही बात को यहाँ पे उन्होंने बताया है। नॉट बीइंग इन कंपनी के लिए जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आपका आपके पार्टनर्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 20% और मोर, वहां पर भी ऑडिट नहीं कर सकते। इसी बात को बताया, जहां प्रोप्राइटर हो खुद, जहां पे पार्टनर हो, जहां पे आपके पार्टनर्स का, रिश्तेदारों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहां पे आप ऑडिट नहीं कर सकते। और कंपनी को लेकर बड़ी गाइडलाइंस है, पूरी गाइडलाइन जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिट की है वही है, इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको अलग से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, रेगुलर क्लास में हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं, स्टडी एक एक लाइन को पढ़ते हैं, सुपर 25 में हम एक एक लाइन पढ़ते नहीं लेकिन समझाते हैं। यहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड शेड्यूल में क्लॉज 1 में एफआरएन मेंबर जब भी साइन करे, एफआरएन और मेंबरशिप नंबर, ऑल रिपोर्ट जहां पर भी अटेस्टेशन होगा वहां पे सब जगह पे एमआरएन और एफआरएन डालना मैंडेटरी होगा, इट विल बी मैंडेटरी। और यूडीन नंबर, ठीक है, यूडीन नंबर भी साइन करो तो यूडीन नंबर जनरेट करके भी डालना होगा। अगर आप ये एफआरएन मतलब नंबर्स एफआरएन एमआरएन यूडीन नंबर नहीं डालोगे तो आप इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, गिल्टी अंडर सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1। हमारा शॉर्टकट है कॉमन नाइट्स विद कपिल। नाउ काउंसिल गाइडलाइंस 2008, काउंसिल गाइडलाइंस काउंसिल गाइडलाइंस 2008 है, ठीक है। अब ये जो काउंसिल गाइडलाइंस है 2008, ये मैंने पूरी कवर कर ली, सारी की सारी। चेंजेस थे लेकिन मैंने लगा कि यार फटाफट पूरी कवर कर लूं इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी बंट लाइंस, उसका शॉर्टकट है बंट लाइंस। जो बंट लाइंस मतलब रोप्स होती है, अगर छोटी छोटी शिप्स जो होती है सेल को कंट्रोल करने के लिए जो रोप्स होती है उसको बंट लाइंस बोलते हैं। सी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। क्या चार्ट अकाउंटेंट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऑफकोर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को बनाइए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को बनाइए और कॉर्पोरेट फॉर्म में प्रैक्टिस करिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, the name of the management consultancy company is required to be approved by the institute and such company has to be registered with the institute. The guidelines along with the prescribed forms for approval of name and registration, provisions of ethical compliance other issued, ये 2006 में आ चुका है। बहुत सिंपल है, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को बना सकते हैं। पहले इंस्टीट्यूट से नाम अप्रूव कराओ, फिर कंपनी को बनाओ और रजिस्टर करवा दो। इनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू गिव मैनेजमेंट, इन चार्ट अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए कंपनी बना सकते हैं, नाम अप्रूव करवाना है, इंस्टीट्यूट से रजिस्टर करवाना है, उनको बताना है। उसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा उसमें वही लिस्ट आएगी कि भाई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिस्ट है, बस वही सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसा करने से वो लोग इंडिविजुअल, आप ट्रेडिशनल फॉर्म में भी सर्विस दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हैं, ग्रेट। लेकिन ध्यान रखें, बिल्कुल कंपनी बनाई है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई है, आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। देखो हमने लाइन से पॉइंट्स को कवर किया, इस पे आप अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते, ऑडिट का काम नहीं कर सकते, टैक्स आप अकाउंटिंग नहीं, ऑडिटिंग सर्विसेज नहीं सकते, अकाउंटेंसी सर्विसेज नहीं सकते, टैक्स का काम नहीं कर सकते, पैसों वाला काम नहीं कर सकते, कुछ चीजें अलाउड नहीं है। ये ट्रेडिशनल में करना पड़ेगा, 4 काम, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, कंसल्टेंसी और जो पैसों वाला काम है लिक्विडेटर, आर्बिट्रेटर, एग्जीक्यूटर, ये काम, ये 4 काम आपको ट्रेडिशनल फॉर्म में करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल कंपनी बनाइए, बनाने के बाद जितनी चाहे उतनी इक्विटी, कितने भी इक्विटी शेयर, चार्ट अकाउंटेंट कितने भी शेयर्स होल्ड कर सकता है विद अदर, आइदर इंडिविजुअली अलॉन्ग विद रिलेटिव्स इन सच कंपनी। मेंबर्स बिल्कुल कितने भी शेयर होल्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैनेजिंग डायरेक्टर बनो, मैनेजर बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में रिलेटिव्स भी पैसा लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, रिलेटिव्स भी पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आपको बड़ी कंपनी, खुद पैसा आप लगाइए, रिलेटिव्स के थ्रू पैसा लगाइए, कोई इंडिविजुअली एंड अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स, रिलेटिव से पैसा लेना अलाउ किया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो रिलेटिव्स के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी बना सकते हैं रिलेटिव्स के साथ में मिलके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो बनाइए, बनाने के बाद में जैसे चाहे वैसे आप शेयर दीजिए, आप मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सब कुछ बन सकते हो, प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट। और ऐसा बनने के बाद में भी उसको फुल टाइम प्रैक्टिस ही माना जाएगा। फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट कैन बिकम होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ द कंपनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है।
नाउ अगर मैं बात करता हूं फिर एथिकल कंप्लायंस पूरे लगेंगे जी। आपने कंपनी बना ली तो आप मुक्त हो गए प्रोफेशनल एथिक्स से, क्लॉज नंबर 6 से, क्लॉज नंबर 7 से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे के पूरे एथिकल कंप्लायंस वैसे के वैसे लगेंगे जो सर्विसेज एक ऑडिटर नहीं दे सकता कंपनी को, ये वो ऑडिटर की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी भी नहीं दे सकती कंपनी को। ठीक है, नॉन ऑडिट फीस एक्सीड नहीं कर सकती ऑडिट फीस से, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। वैसे ही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की नॉन ऑडिट फीस कैन नॉट एक्सीड द ऑडिट फीस, सेम लगेगा। एडवर्टाइजमेंट सारे वही रूल्स लगेंगे जो प्रोफेशनल एथिक्स लगता है कि इंडिविजुअल को, वो सेम प्रोफेशनल एथिक्स लगेगा। अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ेगा कि हम क्लॉज 6 और क्लॉज 7 जैसे एक फर्म फॉलो करती है हम फॉलो करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सी बंट लाइंस, बी फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट, वही है। सभी चार्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, इवन इफ, ठीक है, इनकम टैक्स लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो। सी बी यू, अनडिस्प्यूटेड फीस, ठीक है, ये हम जानते हैं। इनकमिंग जो ऑडिटर है उसने हमेशा देखना चाहिए कि पुराने बंदे की ऑडिट फीस पे हुई है ना। अगर पता चलता है कि पुराने बंदे की अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई है तो एक्सेप्ट मत करिए। व्हाट डू मीन बाय अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस? जिसपे पुराने पुराने बंदे ने भी साइन किया है, पुराने बंदे ने भी साइन किया है, और कंपनी के लोगों ने भी साइन किया है जो पीएनएल के ऊपर, उसमें जितनी ऑडिट फीस होती है उसको अनडिस्प्यूटेड बोलते हैं। तो हमेशा चेक करिए कि पुराने बंदे की ऑडिट फीस, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे हो गई है क्या। जब तक पे नहीं होती है डोंट एक्सेप्ट इट। इसमें एक एक्सेप्शन है सिक यूनिट, वो पहले भी था, लेकिन खास बात क्या है, सिक यूनिट की डेफिनेशन बदल गई है। देयर इज चेंज इन डेफिनेशन ऑफ सिक यूनिट। द अबव प्रोहिबिशन, द अबव प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस शैल नॉट अप्लाई, ठीक है, इन केस ऑफ सिक यूनिट। सिक यूनिट पे नहीं लगता। सिक यूनिट मतलब क्या? रजिस्टर्ड नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ये नया है। रजिस्टर्ड नॉट लेस देन 5 मतलब नए, नॉट लेस देन 5 ईयर्स मतलब 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब जो बहुत बहुत समय से ऐसे यूनिट्स, ऐसी कंपनीज जो बहुत समय से जो एग्जिस्ट करते हैं उनको ही ये बचाव मिलेगा। सिक यूनिट का एक्सेप्शन सबको नहीं मिलेगा। 5 साल या उससे ज्यादा, 5 साल या उससे ज्यादा जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्वल या एक्सीड नेटवर्थ, मतलब बेसिकली नेटवर्थ जीरो हो गया, लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि सिक यूनिट वाला एक्सेप्शन सिर्फ बड़े लोगों को मिलेगा। अनजस्टिफाइड रिमूवल अगर हुआ है कभी, तो अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है तो सीए इंस्टीट्यूट बोलेगा इनकमिंग ऑडिटर को, नए ऑडिटर को डोंट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। यू फॉर यूडिन, यूडिन नंबर डालना जरूरी है भाई साहब, ठीक है। बहुत सारे फेक चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जिनको साइन मिल जाती है, मेंबरशिप नंबर मिल जाता है तो धड़ाधड़ डाल देते हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा था, फेक चार्ट अकाउंट अपना धंधा बहुत कर रहे थे, और कभी कभी चार्ट अकाउंटेंट साइन करके जब उनको पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट गलत है तो बोलते अरे मैं तो साइन ही नहीं किया था। तो फेक चार्ट अकाउंटेंट्स गलत काम कर रहे थे, एग्जिस्टिंग चार्ट अकाउंटेंट बोल रहे थे अरे मैंने साइन ही नहीं किया, मुकर जाते थे। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने एक फंडा लाया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक पोर्टल बनाया है। आप बेसिक डिटेल्स डालिए, कौन सी कंपनी की रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है, बेसिक डिटेल्स डालिए कंपनी के, कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स थोड़े मोटे, और 15 दिन के अंदर, साइन करने के 15 दिन के अंदर वो नंबर डाल दीजिए। ये नंबर कौन जनरेट कर सकता है? एक जेन्युइन चार्ट अकाउंटेंट। तो जितने भी फेक चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, वो ये नंबर जनरेट ही नहीं कर सकते, दे कैन नॉट जनरेट दिस यूनिक नंबर। तो फेक चार्ट अकाउंटेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जिसने ये नंबर डाला है मतलब उसने तो साइन किया ही है, तूने यूनिक नंबर जनरेट किया मतलब तूने साइन किया है। सभी तरह के ऑडिट, सभी तरह के सर्टिफिकेट्स, सभी तरह के ऑडिट्स, अटेस्ट फंक्शंस में ये नंबर लगेगा। ऑल काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अदर ऑडिट्स, जितने भी ऑडिट्स है सब में ये लगेगा। ऑल अदर ऑडिट, अश्योरेंस ऑडिट फंक्शंस। सी बंट लाइंस, सी, ठीक है, बी 3 यू थे वो हो गए। नाउ एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, एक चार्ट अकाउंटेंट कितने कंपनी ऑडिट कर सकता है ये तो हम जानते हैं। कंपनीज एक्ट में 20 है और काउंसिल गाइडलाइन में 30 है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट्स कर सकते हैं, वी कैन डू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट्स, ठीक है। फर्म के केस में इट विल बी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट्स इनटू नंबर ऑफ पार्टनर्स।
मल्टीपल फर्म्स में है तो सभी फर्म्स मिलाकर स्पेसिफाइड नंबर के ऊपर नहीं जा सकते। एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट्स है 30 ऑडिट के ऊपर नहीं कर सकते। फर्म के केस में इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स हो जाएगा, और मल्टीपल फर्म में तो उसके नाम पर जो 30 के ऊपर नहीं जा सकता है। एक की लिमिट दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। कंपनी ऑडिट की लिमिट 30 है, ठीक है। एक की लिमिट दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता है। इसमें अब खास बात क्या है, इसमें जो सबसे खास बात है कि 30 की लिमिट दी है, लेकिन इसमें दो एग्जाम, ये चेंज हुआ है, ये चेंज है, दो एग्जामेशन दे दिए। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी, पहले ये एग्जामेशंस नहीं थे। तो 30 की लिमिट है, 30 की लिमिट है साहब, 30 की लिमिट है, विद दो एक्सेप्शन, डॉर्मेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी। अब कंपनी ऑडिट में तो 20 की लिमिट है और 4 एग्जामेशन है। सबसे छोटा 1 पर्सन, उससे बड़ा स्मॉल, उससे बड़ा डॉर्मेंट, उससे बड़ा प्राइवेट कंपनी, उससे बड़ा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़। अगर आपको याद है तो होना चाहिए याद आपको। तो दोनों का कंबाइन, तो एक चार्ट अकाउंट को दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। दोनों का कंबाइंड इंटरप्रिटेशन क्या होगा? बहुत आसान है, कंबाइंड इंटरप्रिटेशन इज इजी। लिस्ट बनाइए कितने असाइनमेंट्स है, लिस्ट बनाइए कितने असाइनमेंट्स है। 20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20 के ऊपर जाना चाहिए, एक्सक्लूडिंग 4 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग 4 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स। 1 पर्सन, ओपीसी, ओपीसी से बड़ा डॉर्मेंट, स्मॉल पर स्मॉल, स्मॉल से बड़ा डॉर्मेंट, उससे बड़ा प्राइवेट कंपनी, लेस देन 100 करोड़। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट 30 की लिमिट है, वापस लिस्ट लेके बैठिए, यहां पे दो कंपनियों को छोड़ दीजिए, 2 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स, 1 पर्सन एंड डॉर्मेंट कंपनी। 30 के ऊपर नहीं आना सर। एग्जाम में किससे सॉल्व करेंगे? 20। एग्जाम में हमेशा 20 से सॉल्व करेंगे, जब तक वो स्पेसिफिकली 30 का हिंट नहीं देते, बताते नहीं, या काउंसिल गाइडलाइंस के बारे में नहीं बोलते, हमेशा 20 से ही आपको साइन करना है। इससे होगा क्या, जो जो एक्स्ट्रा लिमिट देता है, एक्स्ट्रा लिमिट देता है, ठीक है, 10 की जो एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है पर सीए, वो हम यूज कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे हम लोग वो आपके स्मॉल कंपनीज के लिए एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़। ये जो गैप है 10 का, वो यूज कर पाएंगे दो लोगों के लिए, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 10 करोड़। बात समझ गए? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और मैंने आपको बताया दोनों साथ में कभी नहीं पूछेंगे, या तो 20 के हिसाब से पूछेंगे या 30 के हिसाब से पूछेंगे। आपको याद रखना है 20 में चार तरह के असाइनमेंट्स को एग्जामेशन दिया गया है, और 30 में सिर्फ 2 तरह के इसको एग्जामेशन दिया हुआ है। इस वजह से क्या होता है, जिनको एग्जामेशन नहीं मिला, मतलब जो बच गए, ये जो 10 की लिमिट है, वो लोग यूज कर पाएंगे। जॉइंट ऑडिट्स देखो सीक्वेंस में दिया है, बड़े प्यारे सीक्वेंस में। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट की लिमिट है, फर्म का क्या होगा, मल्टीपल फर्म में क्या होगा, कितनी है वो लिमिट, ठीक है। जॉइंट ऑडिट में सबका एक एक काउंट करेंगे, हेड ऑफिस ब्रांच को 1 काउंट करेंगे, 1 और मोर ब्रांच को 1 काउंट करेंगे। जब असाइनमेंट एक्सेप्ट करते तब नंबर ऑफ पार्टनर्स और लिमिट देखेंगे। सीए इन एम्प्लॉयमेंट की लिमिट 0, सीए इन पार्ट टाइम प्रैक्टिस की लिमिट 0, और रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा असाइनमेंट का। टैक्स ऑडिट, बंट लाइन्स टी, ये शॉर्टकट है, बड़ा काम आएगा आपको, वो शॉर्टकट आप लेकर चलिएगा। टैक्स ऑडिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट कितने हैं? 60, स्पेसिफाइड नंबर ऑडिट 60। पार्टनरशिप फर्म है तो 60 इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स। लेकिन यहां पे खास बात, कंपनी ऑडिट में एक की लिमिट दूसरी यूज नहीं कर सकते, यहां पे कर सकते हैं। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक की लिमिट दूसरा बंदा बिल्कुल यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ बिग थिंग, ठीक है। और 3 तरह के असाइनमेंट को छोड़ देंगे, एडी, एडीए, ए, ये छोटे ऑडिट्स है, छोटे असाइनमेंट्स। एडी स्मॉल बिजनेसमैन, एडीए स्मॉल प्रोफेशनल, ए स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स, ये छोटे जो असाइनमेंट्स है वो कितने भी करो काउंटिंग नहीं होगी। इंडिविजुअल के लिए पार्टनरशिप एक में यूज करो, एक साल का असाइन, हर एक साल के असाइनमेंट को सेपरेट असाइनमेंट माना जाएगा। फिर जॉइंट ऑडिट को भी एक काउंट करेंगे, मतलब अगर आप एक एसएससी के 2 साल का
इन कंप्यूटिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट ईच ईयर ऑडिट वुड बी ट्राइड सेपरेट। मतलब अगर आप एक एसएससी के 2 साल का ऑडिट कर रहे हो, अगर कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है एक का खत्म होता है फिर दूसरा, कभी कर भी रहे हो तो उसको 2 काउंट करेंगे, सेपरेट काउंटिंग होगी। हेड ऑफिस ब्रांच को 1 काउंट करेंगे, एक ब्रांच को 1 करेंगे, पार्ट टाइम सीओपी को 0 रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और जो काम माना कि एक ही पार्टनर सब साइन कर ले, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करो, जितना वो काम संभाल सकता है उतना ही करो। एसक्यूसी 1 में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बोला है, उसके हिसाब से। टेंडर गाइडलाइंस वही है। लोगो के बारे में बोला है, लोगो हम सब जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट लोगो। ठीक है, आपका बॉर्डर है, ब्लू कलर में सीए लिखा हुआ है, ग्रीन टिक है। आप ये बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, कोई कलर चेंज नहीं, कोई बैकग्राउंड चेंज नहीं, आड़ा नहीं, टेढ़ा नहीं, रोटेट नहीं कर सकते, ऐसा का ऐसा। तो समझाते हैं ब्लू कलर का, ग्रीन कलर ग्रोथ होता है, ब्लू कलर हम पैशनेट है। ठीक है, सब लोग एक ही लोगो, सीए फर्म्स कैन नॉट हैव देयर ओन लोगो, सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगो फॉलो करेंगे, दिया हुआ है। इनडेटेडनेस, यहां पे अमेंडमेंट है। इनडेटेडनेस, कोई भी ऑडिट कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनी ऑडिट, यू शुड नॉट बी इनडेटेड टू द क्लाइंट। ठीक है, इनडेटेड नहीं होने चाहिए। कितना अमाउंट, अगर कोई लॉ एप्लीकेबल है तो वो यूज कर लो, लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो 1 लाख। पहले ये 10,000 हुआ करता था। अर्लियर अर्लियर इट यूज टू बी 10,000, अब ये 1 लाख हो गया है। दैट इज अ चेंज, ये चेंज है। मतलब इसका क्या होगा, अगर हम लोग कंपनी ऑडिट बोले, लॉ है यहां पे, लिमिट 5 लाख होगी, लिमिट 5 लाख हो जाएगी यहां पे। लेकिन अगर मैं टैक्स ऑडिट की बात करता हूं, वहां पे लिखा है लिमिट 0। कंपनी ऑडिट में इट विल बी 5 lakhs, कंपनी ऑडिट में इट विल बी 5 lakhs। टैक्स ऑडिट में लिमिट विल बी 0, 0 की लिमिट हो जाएगी, क्योंकि वहां दिया हुआ है। अब जीएसटी ऑडिट में कुछ दिया नहीं है, इंटरनल ऑडिट में कुछ दिया नहीं है, जीएसटी ऑडिट में कुछ नहीं है, इंटरनल ऑडिट में कुछ नहीं है, तो वहां पे 1 लाख की लिमिट चलेगी। इंटरनल ऑडिट में भी वो 1 लाख की लिमिट चलेगी। फिर ये जो सेम है उसको मैंने यहां पे कवर नहीं किया है। नेटवर्क गाइडलाइंस, मैं आपको बता रहा हूं, इतने प्यारे तरीके से हम लोगों ने इसको कवर किया है, पूरे लॉजिक्स के साथ में, हर चीज का चार्ट है। हमारे जो रेगुलर, अगर किसी को अगर कवर मुश्किल जा रहा है तो हमारे रेगुलर लेक्चर जो पूरे के पूरे अवेलेबल है, आपने देखने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय निग्लिजेंटली काम ना करे, और ये तो अति में इंपॉर्टेंट था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, आपकी जो ऑडिट फीस, नॉन ऑडिट फीस जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। काउंसिल एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस 2008, बेसिकली ये मेजॉरिटी चीजें पहले ही ये मेजॉरिटी चीजें कवर्ड थी अलग अलग क्लॉजेस में। अब वो अलग से एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस भी छाप दिया। वुडेड मतलब फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स। डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइटअप, राइटअप के गाइडलाइंस वही है जो पहले थे, वेबसाइट गाइडलाइंस वही है जो पहले थे। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, इसके बारे में भी क्या हम लोग, जैसे न्यूज़पेपर वाले हैं, वो कुछ टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, इंडिया टाइम्स है, न्यूज़पेपर और मनी कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी उनकी वेबसाइट्स है। क्या उनके वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, वी कैन गिव इट। Number of non-account firms, corporates, including banks, financial companies, newspapers, have set up their own website providing advisory for taxation and other areas where chartered accountants are rendering professional services. Can we do that? Yes. दूसरों के साइट से हम बिल्कुल सर्विस दे सकते हैं, हमारा नॉलेज यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नो अदर सर्विसेज बिसाइड कंसल्टेंसी, सिर्फ कंसल्टेंसी देंगे। एंड एडवाइस कैन बी रेंडर्ड थ्रू सच वेबसाइट, दिस वुड परमिटेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट वेबसाइट कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसर्न इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, उसकी वेबसाइट, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसके फर्म का नाम बिल्कुल अलाउड नहीं है। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट भी अलाउड नहीं है। फर्म विथ सफिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड नॉट बी परमिटेड। दो सर्विसेस, सिर्फ आपका नाम आ रहा है, सिर्फ आपका नाम, CSO एंड सो, आपके फर्म का नाम नहीं आना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं आना चाहिए, आपका वेबसाइट नहीं आना चाहिए, आपका अचीवमेंट, ब्रांडिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
टेलीफोन डायरेक्टरीज में नाम दे सकते हैं, पहले भी था, नया क्या है? स्पेशल डायरेक्टरीज, वापस स्पेशल मतलब डायरेक्टरीज होती है अलग अलग कम्युनिटीज की, समाज की डायरेक्टरीज हो सकती है, आपके रोटरी क्लब की, लायंस क्लब की, जेसीस क्लब की डायरेक्टरीज हो सकती है। डायरेक्टरीज दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? उस पर आपके नाम, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके हॉबीज, डायरेक्टरशिप चलता है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टरीज में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैसे देके नाम ऊपर आ रहा है, ये सब चीजें नहीं चलेगी। एक नॉर्मल जैसे डायरेक्टरी है, नॉर्मल डायरेक्टरी में आपका नाम है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। फिर अर्बन क्लैप, सर जैसे कारपेंटर प्लम्बर प्रोवाइड करता है, अर्बन क्लैप पे चार्ट अकाउंटेंट्स नहीं मिलेंगे, थोड़ी तो वैल्यू रखो खुद की। चार्ट अकाउंटेंट्स नहीं मिल पाएगा, ये ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा, ठीक है। एग्जेम्पशंस आपके ये भी पहले से कवर्ड है, बहुत सारी चीजें पहले से कवर्ड है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बोला मेरे रेगुलर वीडियोस, 3 वीडियोस यूट्यूब पे है, 4 ऐप पे है। ऑफकोर्स पूरी चीज यूट्यूब पे नहीं दे सकते, फिर भी हमने एक रास्ता निकाला, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, तो हमने रास्ता निकाला है कैसे बच्चों को पूरा प्रोवाइड कराए, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, देखिए ये इंस्टीट्यूट ने आपका प्रोफेशनल एथिक्स क्या करे क्या ना करे, सीए एक्ट गवर्न करता है, उसके रूल्स, उसके अंदर रेगुलेशंस, उसके गाइडलाइंस गवर्न करते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है, एथिकल प्रिंसिपल्स भी फॉलो करना है, तो उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स इशू किया है। उसका ओवरव्यू है, सिर्फ डिटेल में नहीं है हमारे कोर्स में, ओवरव्यू। पार्ट 1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो बचपन से हम लोग पढ़ कर आए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, हम पढ़ कर आए, वही कॉन्सेप्ट वही दिया हुआ है। पार्ट 2 इज एप्लीकेबल टू चार्ट अकाउंटेंट्स हु आर इन सर्विस, जो लोग जॉब कर रहे हैं। पार्ट 3 जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और खास इंडिपेंडेंस के लिए पार्ट 4 है। पार्ट 4A अगर आप ऑडिट या रिव्यू कर रहे हो, पार्ट 4B अगर आप इसके अलावा कोई और अश्योरेंस का काम कर रहे हो, मतलब सर्टिफिकेशन का अगर आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए पार्ट 4B है, ये पता होना चाहिए। पार्ट 1 इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, पार्ट 2 जॉब वालों के लिए, पार्ट 3 प्रैक्टिस वालों के लिए, पार्ट 4 इंडिपेंडेंस के लिए, 4A ऑडिट रिव्यू के लिए, 4B जो लोग ऑडिट के अलावा कुछ और कर रहे हैं। तो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है। यही बात जो अभी मैं बोल रहा था, पार्ट 1 किसके लिए, पार्ट 2 किसके लिए, पार्ट 3, ये मिस प्रिंट है। पार्ट 3 में ये मिस प्रिंट है, यहां पे सिंपली इट इज फॉर सीए इन प्रैक्टिस इतना लिखा होना चाहिए था शॉर्ट में, वो मिस प्रिंट हो गया है। पार्ट 4 और ग्लॉसरी भी दिए। जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो सेक्शंस दिए हुए हैं। सेक्शंस मतलब जैसे एक्ट में सेक्शन होते हैं, सेक्शन 100, सेक्शन 110, 120, 130, 14, ऐसे सेक्शन दिए हुए हैं, ताकि उसको रेफर करने में आसानी जाए। तो उसका उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि हर सेक्शन में पहले इंट्रोडक्शन है, क्यों है, क्या है, रिक्वायरमेंट है, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एप्लीकेशन मटेरियल है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में भी ऐसे होता है। शॉर्ट नोट्स ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मैंने, भाई मुझे नहीं लगता सीए फाइनल लेवल पे मॉड्यूल में इंक्लूड किया है। इंटीग्रिटी पे शॉर्ट नोट, कॉन्फिडेंशियलिटी पे शॉर्ट नोट, मुझे नहीं लगता कि वो पूछेंगे, तो मैंने तो कवर नहीं किया है। भाई हर चीज नहीं पढ़ सकते, अगर हर चीज पढ़ने जाओगे मॉड्यूल से तो एक ही सब्जेक्ट नहीं है हमारा, और आखिरी दिन रिवाइज भी करना है। ये जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल, इनके लिए थ्रेट्स होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना, कैसे उनको एलिमिनेट करना, सभी प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इवैल्यूएट करना, और फिर उसको एड्रेस करना। एड्रेस में या तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या उसको रिड्यूस कर सकते हैं। थ्रेट्स वही है जो पहले थे, कोई चेंज नहीं है इसमें, सेम पहले ही थे। अगर आपको पढ़ना है तो हमारा डिटेल वाला लेक्चर है, यही सीक्वेंस में चलता है वो पूरा। और आपके पूरे जो रेगुलर नोट्स है प्रोफेशनल के ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप इसको कर सकते हैं कवर। स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस गिव राइज टू यूनिक थ्रेट्स, ठीक है। अभी थ्रेट्स मिलते तो उसके बाद में क्या करना, थ्रेट्स मिलते तो उसको इवैल्यूएट करना कि भाई ये थ्रेट कितना बड़ा है, थ्रेट कितना बड़ा है, थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल का होना चाहिए, थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल का होना चाहिए। थ्रेट में जैसे आपने लोन देके रखा है क्लाइंट को, अरे आप तो उस पर आपका इंटरेस्ट है क्लाइंट में, इट्स अ थ्रेट, इट्स अ थ्रेट। आपने उसका सिस्टम डिजाइन किया था 2 साल पहले, आप खुद ऑडिट करने जा रहे हो, इट्स अ थ्रेट। जब भी थ्रेट्स होते हैं, तो आपने उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, थ्रेट कितना बड़ा है। थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल का होना चाहिए। अब एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब क्या, एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब, अगर मैं एक नॉलेजेबल
रीजनेबल सोचने वाली थर्ड पार्टी को लेकर आओ, उसको मैं सिचुएशन बताऊं और उसको ऐसा लगे कि ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल का है, तो उसको हम एक्सेप्टेबल बोलेंगे। थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे होना चाहिए मतलब क्या, कि हम एक नॉलेजेबल, इस फील्ड के रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले किसी को लेकर आओ, उसको सिचुएशन बताओ और वो बोले कि हाँ ये चलेगा, तुम्हारे इंडिपेंडेंस को थ्रेट नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल को थ्रेट नहीं है, चलेगा, तुम करो, तो उसको हम एक्सेप्टेबल लेवल बोलते हैं। द कंडीशंस, पॉलिसीज, प्रोसीड माइट इम्पैक्ट द इवैल्यूएशन ऑफ वेदर अ थ्रेट टू कंप्लायंस with fundamental is acceptable level. An acceptable level is a level at which professional accountant using the reasonable and informed third party test would likely conclude that accountant complies with fundamental principles. Acceptable तब होगा जब थर्ड पार्टी आके बोले कि हाँ ये acceptable है, और वो थर्ड पार्टी reasonably informed, knowledgeable होनी चाहिए, ठीक है। Addressing threats. थ्रेड्स हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड्स मिलते हैं, हमारा अगर क्लोज रिलेशनशिप कुछ मिलता है तो क्या करेंगे, या तो एलिमिनेट, हमारे पास शेयर्स थे बेच दो, डिबेंचर्स थे बेच दो, एलिमिनेट कर दो उसको, या फिर सेफगार्ड्स, कुछ ऐसा करो कि आप उसको रिड्यूस कर सको, थ्रेट को रिड्यूस कर सको। और अगर ये पॉसिबल नहीं है एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना, तो आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। अगर थ्रेट्स है तो तीन चीजें हो सकती है, आप थ्रेट को पूरा एलिमिनेट कर दिया, आपके पास डिबेंचर थे बेच दो, आपके टीम में कुछ डायरेक्टर के रिश्तेदार थे उसको चेंज कर दो, या फिर आप थ्रेट के साथ रहो लेकिन उसको कम करने की कोशिश करो, या फिर डिक्लाइन कर दो। डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तीनों में से हम एक काम करेंगे। ये सेफगार्ड्स बड़े प्यारे हैं, ठीक है। सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द सेफगार्ड्स, कैसे आप थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकते हो। असाइनिंग एडिशनल टाइम, additional time and qualified person to required task when the engagement has been accepted might address self interest threat. आप थोड़े जुड़े हुए थे, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, मतलब आपने डिबेंचर में पैसा लगाया, थोड़ा डिबेंचर में पैसा लगाया, लोन दिया, आप जुड़े हुए, उनके साथ में आपके फैमिली का बिजनेस रिलेशनशिप है। मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनीज एक्ट को ध्यान में मत लाओ, कंपनीज एक्ट में जो दिया है वो तो दिया ही है, इन्होंने अपना लिखा हुआ है कि अगर आप जुड़े हुए हो, फाइनेंशियली जुड़े हुए हो, ठीक है, तो उसको हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बोलते हो। खुद के फाइनेंशियल पोजीशन का आप हमेशा ख्याल रखोगे, इस चक्कर में गलती करोगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आप एक काम करो, वो असाइनमेंट में आपके अलावा आप एक ज्यादा समय दो, आपके हाथ से गलती ना हो, इसलिए आप ज्यादा समय, 200 घंटे का ऑडिट था 225 घंटे करो, और एक क्वालिफाइड पर्सन और लगाओ, आपके हाथ से गलती ना हो इसलिए ज्यादा समय दो, ज्यादा लोगों को लगाओ। सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, खुद का काम खुद चेक कर। अगर कभी ऐसा हो आपने सिस्टम बनाया था आप ऑडिट कर रहे हो, आपने आपने फिक्स रजिस्टर बनाया था आप ऑडिट कर रहे हो, तो खुद का काम खुद चेक करना हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट रिव्यूअर, आपके टीम में आपके काम रिव्यू करने के लिए रिव्यूअर को लगाओ, ठीक है, और जो भी काम हो रहा है वो रिव्यू करता रहेगा, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट कॉम्पनसेट होगी। ये सेफगार्ड्स है, ज्यादा लोगों को लगाकर आपके हाथ से गलती नहीं होगी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कम होगी, रिव्यूअर लगाकर सेल्फ रिव्यू थ्रेट कम होगी। डिफरेंट पार्टनर्स, एडवोकेसी थ्रेट, एक जगह आप पे प्रमोट कर रहे हो, एक जगह आप प्रमोट कर रहे हो चीजों को, एक जगह आप चीजों को प्रमोट कर रहे हो, यू आर प्रमोटिंग थिंग्स। दूसरे जगह, ठीक है, मतलब एक जगह पे प्रमोशन और दूसरे मतलब आप एक जगह पे शेयर्स प्रमोट कर रहे हो, दूसरी जगह ऑडिट कर रहे हो, एडवोकेसी थ्रेट। अलग अलग पार्टनर्स रखो। अगर आप ऐसी सर्विसेज, एक जगह आप केस लड़ रहे हो, दूसरी जगह आप ऑडिट कर रहे हो, वही फर्म, अलग पार्टनर्स अलग टीम रखोगे तो आप एडवोकेसी थ्रेट को कॉम्पनसेट कर पाओगे। फिर दूसरे फर्म, अनदर फर्म टू परफॉर्म रीपरफॉर्म, दूसरे फर्म को अगर लेके आओगे, भाई मैं काम करता हूं उसके बाद तू चेक कर ले, बहुत बढ़िया, इससे बहुत सारी थ्रेट्स, सारी की सारी थ्रेट कॉम्पनसेट होगी, ब्रह्मास्त्र है एकदम, ठीक है। और टीम को सेपरेट करो, सबको सारी जानकारी मत दो, जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन है कुछ ही लोगों को दो, सेपरेटिंग टीम्स। तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट करना है, आप एडिशनल टाइम एडिशनल लोगों को लगाओ, टीम्स को सेपरेट करो ताकि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन रहे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट को कॉम्पनसेट करना है, रिव्यूअर लगाओ। एडवोकेसी थ्रेट के लिए डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट टीम लगाओ, और किसी दूसरे सीए फर्म को बोलते हो रीपरफॉर्म करने के लिए, सभी थ्रेट कॉम्पनसेट हो जाती है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे।